नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि पर। दोस्तों मॉक टेस्ट आज का हमारा 16 रहेगा और इससे पहले दोस्तों हमने 15 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं शिक्षण अभिरुचि पर, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। बात हो रही है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दोस्तों ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपने। ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो क्या रहेगा फर्स्ट का राइट आंसर दोस्तों? फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है ये दोस्तों एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की दोस्तों एक ये संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करना। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह भी मैंने आपको कई बार बता रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर आपको स्थापना पूछी गई है, तो स्थापना कब हुई ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1991, 92, 93, 94। तो मैंने कई बार आपको बताया है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है दोस्तों 1994 में हुई। ठीक है, कहाँ हुई याद रखेंगे, 1994 में। कहाँ है आपका ये संस्थान? ये है आपका भोपाल में। ठीक है, कहाँ है? भोपाल में है, पूछा जा सकता है आपको, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यह दोस्तों व्यावसायिक स्वरूप निर्धारण करने और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में जो है दोस्तों वर्क एजुकेशन पर कार्य कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको, वर्क एजुकेशन का मतलब होता है कार्य शिक्षा पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मैंने पहले भी बताया है आपको दोस्तों मूल्यांकन का जन्मदाता जो है शिक्षा की प्रक्रिया में किसको माना जाता है। ऑप्शन देखिए, एन.एल. गेज, वी के पासी, बी.एस. ब्लूम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका बी.एस. ब्लूम। ठीक है, याद रखेंगे शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बी.एस. ब्लूम को माना जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों मूल्यांकन की, तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है मूल्यांकन जिसको हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मूल्य धन अंकन। ठीक है, मूल्य धन अंकन। ठीक है, क्या होगा? मूल्य धन अंकन बराबर मूल्य का अंकन। ठीक है, मूल्य का अंकन। ठीक है, अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो आप ऐसे समझें कि मूल्यांकन क्या होता है। देखिए मूल्यांकन जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के बाद दोस्तों बच्चों के ज्ञान की हम जांच करते हैं, यानी कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है और उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यह जांचने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं? मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में आप ऐसे समझे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि जो है शिक्षक का भी शिक्षक होती है, यह किसने कहा है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके मॉक टेस्ट में आए हैं। तो क्या रहेगा 4 का राइट आंसर? शिक्षण विधि जो है यानी कि जो टीचिंग मेथड होते हैं ये शिक्षक का भी शिक्षक होती है, ये किसने कहा है ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, वेस्ले, टेलीरेंट, वी के पासी या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
टेलीरैंड, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे शिक्षण विधि शिक्षक का भी शिक्षक होती है, ये किसने कहा है? टेलीरैंड ने कहा है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों शिक्षण विधि से है। देखिए कौन सी शिक्षण विधि जो है कर के सीखने पर बल देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी शिक्षण विधि कर के सीखने पर बल देती है? मैंने आपको सारी विधियां बता रखी हैं, आगमन, निगमन, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, और साथ ही साथ व्याख्यान विधि, ठीक है, सारी विधियां बता रखी हैं, आप उनको जरूर देखें। तो क्या रहेगा 5 का राइट आंसर? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, आगमन विधि जो है कर के सीखने पर बल देती है, और साथ ही साथ आगमन विधि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड, ठीक है, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। आगमन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? आगमन विधि के जनक माने जाते हैं आपके अरस्तु, ठीक है। याद रखेंगे आगमन और निगमन विधि दोनों विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु महोदय हैं, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आगमन विधि कैसी विधि होती है? आगमन विधि मैंने आपको बताया था। देखिए बात करें आगमन विधि इंडक्टिव मेथड की, तो इस विधि में जो है सीधे अनुभवों और उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके क्या निकाले जाते हैं? नियम निकाले जाते हैं, ठीक है। क्या निकाले जाते हैं? नियम निकाले जाते हैं। तो याद रखेंगे इस विधि में सीधे जो है अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, और यह विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आपको सीधे पूछा जा सकता है कौन सी शिक्षण विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो याद रखेंगे वो है आपका आगमन विधि, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आगमन विधि के साथ ही साथ आपको और फैक्ट याद रखने हैं। यह विधि दोस्तों मैंने आपको बताया था छात्र केंद्रित विधि है। तो आपको पूछा जाता है आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड जो है ये क्या है? आपका चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। क्या है? छात्र केंद्रित, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपने याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। कभी पूछा जाता है कि आगमन विधि जो है, आगमन विधि जो है दोस्तों एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखेंगे वैज्ञानिक विधि है आगमन विधि, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, पूछा जाता है कौन सी शिक्षण विधि है जो आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है? तो आगमन विधि है दोस्तों स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो वह आपका आगमन विधि, ठीक है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली वो भी आपका आगमन विधि है। ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात ये पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो भी आपका आगमन विधि है, यानी कि मूर्त से अमूर्त, ठीक है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको आगमन विधि से याद रखने हैं। आगमन विधि का उल्टा हो जाता है दोस्तों निगमन विधि, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है? मैंने आपको बताया था किलपैट्रिक, ठीक है। ये सीधे पूछे जाते हैं किलपैट्रिक, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं। और ये विधि दोस्तों कैसी विधि है? ये अनुभव केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? अनुभव केंद्रित विधि, ठीक है, अनुभव केंद्रित विधि, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन देखिए, डाल्टन विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि या फिर निगमन विधि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? सबसे प्राचीन विधि मैंने बताया था कौन सी सबसे प्राचीन विधि है शिक्षण की? तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों कौन सी है? वो है आपका व्याख्यान विधि, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? वो है आपका व्याख्यान विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेक्चर मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेक्चर मेथड, ठीक है। तो याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था व्याख्यान विधि जो है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। आप सभी जानते हैं इस विधि में शिक्षक की भूमिका जो है क्या होती है? शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होती है? प्रमुख होती है,
ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं यह विधि जो है कैसी विधि है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है, कैसी है, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, शिक्षक केंद्रित विधि है आपका व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 29, 30, 31, 32। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 30। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 30। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। साथ ही साथ दोस्तों आप पिछले प्रश्न में देखिए, एक बार यहाँ पर देख लीजिए आप, प्राचीन विधि मैंने बताया आपको व्याख्यान विधि है। ठीक है, साथ ही डाल्टन विधि और अनुकरण विधि को भी आप अच्छे से देखें। ठीक है, जैसे डाल्टन विधि है दोस्तों, डाल्टन विधि के जनक कौन है, डाल्टन विधि के जनक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, कौन है, हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट ये जनक हैं डाल्टन विधि की। और डाल्टन विधि के बारे में दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया क्या होता है इस विधि में। इस विधि में एक अध्यापक जो है दोस्तों क्या करता है, छात्रों को कुछ निर्धारित जो है कार्य देता है और उसको जो है फिर विद्यार्थी जो है तय समय पर जो है उसको फिर कंप्लीट करके देते हैं। ठीक है, बात करें अनुकरण विधि की, तो अनुकरण विधि से ही आप समझ गए, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो इस विधि में बालक जो है अनुकरण यानी कि नकल करके लिखना, पढ़ना व नई रचना करना सीखता है। ठीक है, तो ये भी दोनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, 7 वाला भी क्लियर हो गया, यानी कि अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो वह आपका अनुच्छेद 30। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, संप्रेषण से तात्पर्य सूचना विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, यह परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा है दोस्तों संप्रेषण की, तो ये परिभाषा किसने दी है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, रोजर, केथ डेविस, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा केथ डेविस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। केथ डेविस के अनुसार संप्रेषण क्या है दोस्तों, संप्रेषण से तात्पर्य सूचना विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सबसे पहले सिफारिश जो है किस शिक्षा नीति ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सबसे पहले जो सिफारिश की थी वो किस शिक्षा नीति ने की थी। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने ये सारी शिक्षा नीति जो हैं जितनी भी हैं सारी कंप्लीट करवा रखी हैं, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चाहे आपका वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हो, 2020 हो, 1986 हो और संशोधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करवा रखी हैं। इसको आप जरूर देखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिए। रूसा की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये बता रखा है मैंने, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है इसका फुल फॉर्म रूसा का। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में। तो ये बता रखा है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, चलिए आंसर कीजिए इसका, रूसा की शुरुआत कब हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2013 में दोस्तों रूसा की शुरुआत हुई। रूसा को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, शिक्षा अभियान। तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, 2013 में हुई। अगर आपको डेट पूछी जाती है तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। आपको तो याद रखेंगे 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर 2013 को दोस्तों शुरुआत ही रूसा की। और रूसा दोस्तों उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र योजना है केंद्र सरकार की। और साथ ही साथ दोस्तों इस अभियान का जो उद्देश्य था, रूसा का क्या उद्देश्य था, दोस्तों पूरे देश में, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों को
वित्त पोषण प्रदान करना। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है रूसा, तो इसकी डिटेल क्लास आप जरूर देख लें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया। इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बता रखा है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया। तो यहाँ पर दो चीजें पूछी जाती हैं, कब शामिल किया और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1976। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत क्या किया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। संशोधन याद रखेंगे और यहाँ पर कब किया गया शामिल, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस आयोग ने केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है किस आयोग ने जो है केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव दिया। ऑप्शन देखिए, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राधाकृष्णन आयोग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट का निर्माण का सुझाव किसने दिया, राधाकृष्णन आयोग ने दिया। ठीक है, बाकी राधाकृष्णन आयोग के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करें इसके गठन की, तो गठन कब हुआ इसका, राधाकृष्णन आयोग का, तो 4 नवंबर। ठीक है, मैं कई बार आपको बता रहा हूँ, तो ये अब आपको याद हो चुका होगा। 4 नवंबर 1948 में दोस्तों राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ। ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसके अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सचिव इसके निर्मल कुमार थे। और साथ ही साथ राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी, तो भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है राधाकृष्णन आयोग ने 25 अगस्त, ठीक है 25 अगस्त कब सौंपी, 1949 में। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है और राधाकृष्णन आयोग को आपने अच्छे से दोस्तों तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किस आयोग ने राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन का सुझाव दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें क्या रहेगा इसका राइट आंसर। किस आयोग ने राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन का सुझाव दिया। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दोस्तों ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की जाए। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको हम नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसका गठन पूछा जा सकता है आपको, तो गठन कब हुआ था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, तो याद रखेंगे 13 जून 2005 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को 4 किस्तों में सौंपी। मैंने आपको बताया था 2005 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, गठन हुआ और 2006 में इसने पहली रिपोर्ट दी, फिर उसके बाद 2007 में, फिर 2008 में और लास्ट में अंतिम 2009 में। ठीक है, ये 4 किस्तों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मुदालियर आयोग ने सरकारी नौकरी के लिए किस भाषा की अनिवार्यता का सुझाव दिया है। ऑप्शन देखिए, मातृभाषा, हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। 14 का राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर होगा हिंदी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिया था, मुदालियर आयोग ने सरकारी नौकरी के लिए किस भाषा की अनिवार्यता का सुझाव दिया, हिंदी भाषा का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी मुदालियर आयोग के बारे में मैं आपको सभी चीज़ें बता चुका हूँ। मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से इसको जानते हैं। इसका गठन कब हुआ दोस्तों, गठन याद रखेंगे, गठन और कब रिपोर्ट सौंपी, यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो गठन मुदालियर आयोग का कब हुआ, 23 सितंबर 1952 यानी कि 1952, 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी मुदालियर आयोग ने, याद रखेंगे 29 जून
1953 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी मुदालियार आयोग ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर कीजिए। शिक्षा की चुनौती नाम का दस्तावेज जो है किसका है, ये बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसका दस्तावेज है शिक्षा की चुनौती? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज है दोस्तों ये, शिक्षा की चुनौती नाम का। तो इसको याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।